नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ते ही हमारे अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए एक एनर्जी आ जाती है और इसी के नाम पर अपना है अभिप्रेरणा क्लासेस और टॉपिक ही अभिप्रेरणा। देखो, पहले तब से सबसे पहले जानना कि अभिप्रेरणा है क्या। तो सबसे पहले है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी कार्य को करने का जो बोध होता है वो प्रेरणा कहलाता है। कि आदमी फलाना बच्चा या फलाना आदमी ने ये तैयारी शुरू की तो करने का जो बोध है वो क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। अर्थात उत्तेजना को ही क्या कहते हैं, प्रेरणा। जब काम हम शुरू करते हैं तो हम थोड़े उत्तेजित होते हैं तो उस कार्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो उत्तेजित होना, कार्य की ओर आकर्षित होना या काम को शुरू करना प्रेरणा कहलाता है। लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करूं आपसे तो मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। यानी वे सभी आंतरिक उत्तेजनाएं जिन पर हमारा व्यवहार बिहेवियर आधारित होता है, उन उत्तेजनाओं के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार आधारित हो जाता है। हमारे अंदर खाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की नहीं, उसके लक्ष्य की ओर हम केंद्रित हो जाते हैं और हर एक पल उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, तो वो कहलाता है अभिप्रेरणा मनोविज्ञानिक भाषा। अर्थात मैं इन दोनों की बात करूं तो वह सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब गति प्रदान करना कैसे जैसे रुचि पैदा करना, उसको बनाए रखना, नियंत्रित करने की प्रक्रिया, सारी मिलकर क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। सारी मिलकर क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये वो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ और ये वह अभिप्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ, क्योंकि उसके बारे में अपने को बेसिक चीज को जानना जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, या इनमें से असत्य कथन छांटिए। अभिप्रेरणा अंतर में आ जाए कि शाब्दिक अर्थ का अंतर ये होता है, मनोवैज्ञानिक अर्थ का अंतर ये होता है। तो अपने को ये चीज ध्यान होनी बहुत जरूरी है विषय वस्तु पर जाने से पहले। अब देखो, इसके बाद है मैंने बताया कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, मोटम से बना है। मोटम या मोशन से बना है। मोटम या मोशन से बना है। इस मोटम का अर्थ क्या है, मोटम का अर्थ गति प्रदान करना या हलचल करना। यानी किसी काम जो हमने शुरू किया था, बताया था मैंने, काम शुरू करने का बोध जो शाब्दिक अर्थ है, तो उस काम को शुरू किया, उस काम को क्या करना, गति प्रदान करना। अब उस काम को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, उसको स्मूथ करेंगे, यानी टू मूव। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं टू मूव, यानी उससे प्री एक्सलेटिव ग्रिड की तरह काम करना, जैसे उसको पुश करना, बढ़ावा देना। यानी बढ़ावा देंगे तो उस काम में क्या होगा, हलचल होगा, उस काम में क्या होगा, हलचल होगा। उससे हम कहते हैं अभिप्रेरणा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, भाषा कौन सी है, लैटिन। मोटम या मोशन, अर्थ क्या है, टू मूव, यानी गति प्रदान करना, हलचल करना। अब है अभिप्रेरणा को हम, अभिप्रेरणा की अधिगम में आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अधिगम, तब तक इंतजार करिएगा। अधिगम में अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका या मुख्य भूमिका या मुख्य रोल होता है, भूमिका होती है। इसीलिए इसके उपनाम अधिगम के उपनाम, अभिप्रेरणा के उपनाम, अभिप्रेरणा को हम कई उपनामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं सीखने का हृदय, सीखने का हृदय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा। और क्या कहते हैं, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है, स्वर्ण पथ कहा जाता है, पथ। और क्या कहते हैं अभिप्रेरणा को, सीखने का राजमार्ग कहते हैं, राजमार्ग। और क्या कहते हैं इसे कहते हैं सीखने का सर्वोत्तम सोपान,
सीखने का सर्वोत्तम सोपान। और भी इसे कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, सीखने का प्रमुख कारक। सीखने का प्रमुख कारक यहीं से आता है कि किसे सीखने का हृदय कहते हैं, तो किसको कहते हैं, अभिप्रेरणा। ये भी आ सकता है कि अधिगम नहीं, सीखने का हृदय किसको कहते हैं, अभिप्रेरणा। सीखने का सोनपथ किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीखने का सोनपथ, सीखने का राजमार्ग किसको कहते हैं, अभिप्रेरणा। सीखने का सर्वोत्तम सोपान किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा। सीखने का प्रमुख कारक किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा। इससे पहले मैंने बताया कि किसी काम को शुरू करना, कार्य में बने रहना, गति प्रदान करता, नियंत्रण करना आदि क्रिया कहलाती हैं। ये इससे पहला जो रीट हुआ था, राजस्थान रीट परीक्षा हुई थी, उसमें आया था। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा का हो गया अर्थ। अभिप्रेरणा का क्या हो गया, अर्थ। आगे हम पढ़ेंगे आगे है परिभाषा। परिभाषा में देखो, अपने को सब परिभाषाओं को समझना है, लेकिन अपने को समझकर इसको खाली संबंध बना के छोड़ना है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटी रटी परिभाषा कभी याद नहीं रहती। और एग्जाम में यहाँ से 2-3 टॉपिक है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि परिभाषा ठीक से। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा किसकी, स्किनर की। स्किनर क्या कहता है, मैंने आपको स्किनर की बात कही कि इसके साथ से आता है, और वैसे भी इसका उपनाम है सर्वोच्च राजमार्ग। तो स्किनर देखो, स्किनर क्या कहता है, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग। से स्किनर और से सर्वोच्च राजमार्ग। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। किसने कहा, ये स्किनर। अगला क्या है, गुड, सीवी गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा आदमी है तो बात भी क्या करेगा, अच्छी करेगा। बस बात क्या करता है कि किसी काम को शुरू करना, उत्तेजित करने, जारी रखने, नियंत्रण करने की प्रक्रिया। कितनी अच्छी बात की इसने कि भी काम या तो शुरू करो मत, करो तो उसे उत्साह के साथ करो, उसको जारी रखो, उसको नियंत्रित कंट्रोल में रखो, इतना कंट्रोल में रखो कि लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो ये सारी परिभाषा, कितनी सारी बात क्या कहलाती है, अच्छी कहलाती है। और ये सारी मिलकर क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, कौन कहता है, ये गुड कहता है। गेट्स वे अन्य, गेट्स अपने को गेट्स याद रखना है। गेट से गेट याद रखना है। कौन सा गेट, जिस कॉलेज से हमने बीएड या बीएसटीसी की है, वो कॉलेज का गेट याद रखना है। बीएड या बीएसटीसी के कॉलेज का गेट याद रखने से मतलब है कि उस गेट के अंदर जाते ही हमारी जो शारीरिक और मानसिक जो दशा थी वो घोड़े वाली हो जाती थी। तो घोड़े को तांगे में जोड़ने से पहले साइडों में उसके सीधा देखने के लिए, उसको साइडों में देखने के लिए बाधिक होने से उसे रोका जाता है। तो हमारी भी दशाएं ऐसी हो जाती थी कि शारीरिक व मानसिक जो आंतरिक दशाएं ऐसी हो जाती थी कि अपने रग रग के अंदर एक शिक्षक के गुण आ जाते थे। तो वो शारीरिक व मानसिक जो आंतरिक दशाएं हैं वो कहलाती है अभिप्रेरणा। किसके अकॉर्डिंग, गेट्स के अकॉर्डिंग। अगला है आपका क्रेट्जफील्ड व जर्सिल्ड। क्रेट्जफील्ड, क्रेट्ज से के से याद रखना और क्यों याद रखना है, एक ही बात कहता है, बाकी कुछ है ही नहीं अंदर। क्रेट्जफील्ड और जर्सिल्ड क्या कहता है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है कि हमें रीट की तैयारी क्यों करनी है। तो रीट की तैयारी इसीलिए करनी है। हमें तैयारी प्रतापगढ़ में क्यों करनी है, तो प्रतापगढ़ में इसीलिए करनी है। हमें तैयारी अभिप्रेरणा क्लासेस से ही क्यों करनी है, तो हमें इसलिए करनी है। हमें मनोविज्ञान कुमार सर से क्यों पढ़नी है, तो इस सारे क्यों का उत्तर हमारा क्रेट्जफील्ड और जर्सिल्ड देता है। अगला है वुडवर्थ। वुड मीन्स लकड़ी होती है। अब यहां से याद रखना, वुडवर्थ क्या कहता है, व्यक्ति की वे दशा। व्यक्ति की हम भी लकड़ी के समान हैं, कहते हैं ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो वुडवर्थ क्या कहता है कि वह दशा, यानी व्यक्ति की वह दशा जो उससे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। उद्देश्य भी क्या है, हमारे निश्चित है, और उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करेंगे, वही हमारी अभिप्रेरणा है। कौन कहता है, ये वुडवर्थ कहता है। तो दो बातें रखनी है, वुडवर्थ कहता है कि उद्देश्य भी निश्चित रखो और व्यवहार भी उद्देश्य के अकॉर्डिंग निश्चित करो, तो आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी और आपको लक्ष्य प्राप्ति भी हो जाएगा।
अगला है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन में मैंने कहा, पहले भी हमने पढ़ा था फ्रेंडसन, फ्रेंड यानी मित्र और सन यानी पुत्र, इससे बनाओ कि फ्रेंडसन प्रभावशाली, फ्रेंडसन कहता है कि अधिगम प्रभावशाली अधिगम अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। हम जितना अच्छा सीखेंगे फ्रेंडता से, मित्रता से, उतना ही अधिक अभिप्रेरित होंगे। ये कौन कहता है? फ्रेंडसन कहता है। अगला है बर्नार्ड। बर्नार्ड क्या कहता है? अधिगम द्वारा हम उस उपागमों को, उस युक्तियों को, उस उपागमों को खोज करते हैं जो बालक विद्यालय में, जो बालक स्कूल के अंदर सीखते हैं, उस सीखने को क्या मिले? थोड़ा टू मूव मिले, यानी उसमें उत्सुकता, वो बच्चा उस सीखने के लिए उत्सुक हो। तो ये सारी अभिप्रेरणा की क्या थी? परिभाषाएं थी। स्किनर सर्वोच्च राजमार्ग, गुड काम शुरू करने, उत्तेजित होते, उसमें बने रखे, नियंत्रित करने, अच्छी बात है ना। गेट्सवानी शारीरिक मानसिक दशाएं, क्रेसफील्ड जस्टिल क्यों का उत्तर, गुड वर्क निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजना। फ्रेंडसन प्रभावशाली अधिगम किस पर निर्भर करता? अभिप्रेरणा पर। बर्नार्ड क्या कहता है? उन उपागमों को खोजा जाता है जो बालक द्वारा विद्यालय में, उनमें मान्यता है, विद्यालय में उसे सीखता है, और वो सीखी बात करेगा तो वो और अच्छा सीखेगा। तो ये सारी अभिप्रेरणा की परिभाषा है। आगे हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के पद, चरण, सोपान या स्रोत। इनको 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले है आवश्यकता, जिसे नीड कहते हैं, एन से दर्शाते हैं। दूसरा है चालक या अंतर्नोद, जिसे ड्राइव कहते हैं, डी से दर्शाते हैं। तीसरा है उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव कहते हैं, आई से दर्शाते हैं। चौथा है प्रेरक यानी मोटिवेशन, एम से दर्शाते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है? नीड है आवश्यकता। आवश्यकता क्या आती है? आवश्यकता प्राण अभिप्रेरणा का प्रमुख आधार माना गया। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक के, कि अभिप्रेरणा का आधार माना गया है। तो किसको माना गया है? चालक को। क्यों? क्योंकि ये अभिप्रेरणा चक्र का महत्वपूर्ण, ये चक्र है जो पूरा 4 स्रोत का, सोपान का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इसी से अभिप्रेरणा क्या होती है? शुरू होती है। देखो पहला ये तो शुरुआत यहीं से हो रही है। दूसरा, प्राणी की शारीरिक जरूरत होती है। कौन? यानी नीड जो होती है, नीड या आवश्यकता जो होती है, ये प्राणी की शारीरिक जरूरत होती है जिन्हें वे पूरा करना चाहता है। अब देखो हमारी जिस शारीरिक जरूरत होती है, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो हमें आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता को पूरा हम जरूर करेंगे। तो शारीरिक जरूरत होती है और उसे हम पूरा करना चाहते हैं। यदि वो पूरी नहीं होती है तो उसके अभाव में हमें क्या पैदा होता है? व्यक्ति को तनाव पैदा होता है। जैसे जल, पानी चाहिए तो पानी हमारी शारीरिक आवश्यकता है, भोजन हमारी शारीरिक आवश्यकता, वायु हमारी शारीरिक आवश्यकता। अभी गर्मी है, हवा नहीं चलती है, लाइट चली जाती है, तो हम ऐसे ऐसे पंखा हिलाने लग जाते हैं, इधर उधर बाहर ये वो, पानी प्यास वगैरह हम तड़पने लग जाते हैं। तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और इसको पूरा नहीं करने पर हमारे अंदर एक तनाव पैदा होता है। दूसरा इसका सोपान है चालक, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्नोद, ड्राइव। अब ये चालक किसको जन्म देती है? आवश्यकता जो है, आवश्यकता चालक को जन्म देती है। हमें आवश्यकता हुई तो हम उस काम को करने के लिए तत्पर होंगे। तो आवश्यकता चालक को जन्म देती है, इसीलिए किससे जुड़ा रहता है? ये आवश्यकता से जुड़ा रहता है और शांत नहीं होने तक हमें तनाव रहते हैं, यानी हम तनाव में रहते हैं। जब तक हमारा चालक शांत नहीं हो जाएगा तब तक हम तनाव में रहते हैं। जैसे भूख, भूख हमारा क्या है? प्यास हमारा क्या है? ये चालक है। भूख चालक को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। प्यास चालक को क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी चाहिए। जब तक भूख हमारी शांत नहीं होगी तब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा। प्यास हमारी शांत नहीं होगी जब तक पानी हमें नहीं मिलेगा। तो हमारे ये चालक से जुड़े रहते हैं, आवश्यकता से जुड़े रहते हैं और आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है। अगला है आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव कहते हैं। आपने सुना होगा कि बैंक वाले या कंपनी वाले दीपावली के आसपास ऑफर निकालते हैं कि इतना बीमा करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव क्या होता है? यानी वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो हमारे चालक को शांत करता है। व्यक्ति क्या करता है? पैसा करती है, तो बैंक वाले कंपनी वाले ऑफर देते हैं
तो उससे वो क्या है, कहते हैं तुम काम करो, ज्यादा काम करोगे ज्यादा कमाओगे, तो वो शार्ट हो जाते, तो चालक उसका क्या हो जाता, शार्ट हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो हमारे चालक को शांत करता है। ऑप्शन यही आते हैं, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, उसे उद्दीपन या प्रोत्साहन कहते हैं। अब इससे क्या होता है, ये व्यवहार को उत्साहित करती है, व्यवहार को निर्देशित करती है, व्यवहार को उद्दीप्त करने वाली ये क्या है, आंतरिक दशा। यानी कैसा व्यवहार, एक विशेष प्रकार का व्यवहार, यानी विशेष प्रकार का व्यवहार का मतलब हुआ कि उस आवश्यकता से जुड़ा हुआ व्यवहार। अब जैसे मान लो वो है ना, रोपे बिरवा आक का तो आम कहां से हो, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमें आम की है और हम आक का पेड़ लगा रहे हैं कि इसके आम लग जाएगा, ऐसे नहीं। यानी विशेष प्रकार के व्यवहार हेतु, जैसे भोजन, अब भूख है तो क्या, भोजन, अब भोजन चाहिए तो भोजन में भोजन ही चाहिए, ऐसा नहीं है भूख भोजन से ही होगी। भोजन है और आपको पानी मिल जाएगा तो पेट भूख शांत नहीं होगी, ठीक है। अब इन तीनों का योग जो है, एन यानी नीड, डी यानी ड्राइव, आई यानी इंसेंटिव, इन तीनों का योग क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। तो इस प्रकार के हमारा एक अभिप्रेरणा के पद या चरण का सोपान है जो 4 चरणों में पूरा होता है, जिसमें आधार ये है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और तीनों का योग क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। प्रेरक के प्रकार, अब देखो प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, थॉमस ने 2 प्रकार के बताए, मेस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, गेरेट के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, और अन्य प्रकार जिसमें भी सामान्यतः 3 प्रकार बताएंगे। गेरेट ने 3 बताए, अन्य 3 बताए, थॉमस के 2 हैं, मेस्लो के 2 हैं। अब देखो थॉमस ने 2 कैसे कैसे बताए, यानी प्राकृतिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, आंतरिक प्रेरक, ठीक है। यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, जो हमारे स्वाभाविक अंदर पाए जाते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, ऐसे प्रेरक, यानी जो प्रेरक जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं उसे कहते हैं जन्मजात, आंतरिक, स्वाभाविक। जैसे क्या, भूख, भूख हम साथ लेकर पैदा हुए, कहते हैं ना भूख को लेकर पैदा हुए। जैसे क्या, प्यास, जैसे क्या, विश्राम, जैसे क्या, नींद, जैसे क्या, योग, ये हमारे जन्मजात प्रेरक है जिनको लेकर हम पैदा हुए हैं और ये स्वाभाविक है। दूसरा है कृत्रिम प्रेरक, जिससे बाह्य प्रेरक भी कहते हैं या अर्जित प्रेरक भी कहते हैं। देखो कृत्रिम है, बाहरी, बाह्य है, यानी जिसे हमें अर्जित किया, जो वातावरण में विकसित होते हैं। वातावरण में विकसित होने वाले प्रेरक क्या कहलाएंगे, कृत्रिम प्रेरक, बाह्य प्रेरक या अर्जित प्रेरक। जैसे मान्यता ली हमने किसी की, या हमने कोई मान सम्मान प्राप्त किया है, तो वो हमने अपनी मेहनत से किया। हमें नवीनता, जो हमारे अंदर जो नवीनता है वो भी, या हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो उपलब्धि, अचीवमेंट है, ये सारे हमें क्या है, बाह्य प्रेरक कहलाते हैं जो हमें प्राप्त हुए। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग थे, ये थॉमस के अकॉर्डिंग थे। अब मेस्लो, एक एक करके पढ़ेंगे। मेस्लो क्या कहता है, मेस्लो के अनुसार 2 प्रकार के, मेस्लो भी 2 प्रकार के बताता, एक बताता जन्मजात, अब जन्मजात अपन समझ गए होंगे, दूसरा है अर्जित, ठीक है। एक जन्मजात है, दूसरा अर्जित है। अब देखो मैं बात करूं कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा ही बनेगा, किस प्रकार का है, अर्जित है या जन्मजात, कौन सा प्रेरक होगा, तो जन्मजात प्रेरक। क्यों, क्योंकि राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा ही बनता है, तो वो चाहे कैसा ही हो, दुर्बल हो, चाहे बलवान हो, चाहे कैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप जगमाल को हराकर, ज्येष्ठ पुत्र जगमाल था, उसको हराकर बना था, लेकिन पहले किसको बनाया था, जगमाल को बनाया गया, तो वो जन्मजात है। लेकिन एक किसान का बेटे ने अच्छी मेहनत करके IAS परीक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त की, फर्स्ट रैंक प्राप्त की, तो ये कैसा है, जन्मजात है या अर्जित, ये अर्जित है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके इस रैंक को प्राप्त किया, किसान का बेटा, ना कि उसके बाप IAS थे इसलिए उसको भी फर्स्ट रैंक दे दीगी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये है जन्मजात और अर्जित, किसके अकॉर्डिंग है, मेस्लो के अकॉर्डिंग। अगला है गेरेट के अकॉर्डिंग। गेरेट ने कितने बताए थे, 3 बताए थे। पहला है देहिक है,
जिससे हम जैविक भी कह सकते हैं, जैविक या दैहिक। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तीसरा है आपका सामाजिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। अब देखो नाम से ही दैहिक यानी देह, शरीर, शरीर से संबंधित होते हैं, जैविक होते हैं, तो शरीर से संबंधित प्रेरकों को ये क्या कहता है, दैहिक कहता है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक जैसे संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन जो मनोवैज्ञानिक है, और जो सामाजिक है, समाज से जुड़े होते हैं, वो सामाजिक है। तो एक ग्रेड तीन ही बात बताता है, दैहिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां से क्वेश्चन ऐसा आएगा, इनमें से कौन सा प्रेरक ग्रेड के अनुसार नहीं है, या ग्रेड ने इनमें से कौन सा प्रेरक नहीं बताया, तो तीन ये हो जाएंगे, चौथा कौन सा भी दे देंगे, दैहिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अब है आपका अन्य प्रकार, अन्य प्रकार पे भी मैंने तीन बताए थे। पहला कौन सा है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। दूसरा है आपका व्यक्तिगत प्रेरक, कौन सा है, व्यक्तिगत प्रेरक। तीसरा है आपका मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, और तीसरा आपका सामाजिक या अर्जित, सामाजिक या अर्जित, ये दोनों ही बताता है, ठीक है। यानी समाज में जो प्राप्त करते हैं, सामाजिक, अर्जित। अब देखो मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन से होते हैं, यानी जैसे अपने हो गए, जैसे क्रोध, क्रोध क्या है, अब क्रोध एक ऐसी चीज है कि इस एक आदमी की मानसिकता से रिलेटेड है, आदमी चाहे तो उस पर कंट्रोल कर सकता है। जैसे क्रोध हुआ आपका, जैसे भय, भय हुआ आपका प्रेम, प्रेम हुआ आपका दुख, और आनंद, ये कैसे हैं, ये आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं, जिस पर व्यक्ति अपने आप को असमायोजन होने पर, यदि समायोजित हो जाने वाले व्यक्ति को ना ही क्रोध आता है, ना ही भय, ना ही प्रेम, ना ही दुख, ना ही आनंद, क्योंकि वो हर परिस्थिति के अंदर समायोजित हो जाता है। जैसे अभी हमने लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं रामायण, तो रामायण में राम के लिए बहुत सी बातें आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अविनाशी, अजर, अमर, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम की जो चेहरे के हाव भाव हैं वो दुख और सुख में सदा एक से बने रहते हैं। दुख में भी आपने देखा होगा लक्ष्मण उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, रोने लग जाता है, लेकिन राम पर जो चेहरे पर जो मुस्कान है, वो तुलसीदास जी ने कहा ना, वर्धंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, मतलब इस प्रकार मुस्कान रहती है जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियों को खोल रहा है। तो ये है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, और वो जिसमें संवेगात्मक बुद्धि अच्छी होती है, वो इन प्रेरकों पर उतना ही अच्छा समायोजन कर पाता है। दूसरा व्यक्तिगत प्रेरक, अब देखो व्यक्ति विशेष की संबंधित होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको आदत, आदतें होती है, आदतें सबकी एक जैसी नहीं होती है, आदतें एक जैसी नहीं होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो उसकी आदत है, हैबिट्स है, तो आदत हमारा व्यक्तिगत हो गया। जैसे आपका हुआ अभिरुचि, अभिरुचि, अब इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, आगे मैं रुचि और अभिरुचि सब बताऊंगा कि रुचि क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, जैसे आपका नवीन लक्ष्य, नवीन लक्ष्य, जैसे आपकी चेतन दशा, ये हमारी कैसी है, ये सारे व्यक्तिगत है। देखो सॉरी, चेतन अचेतन दशा है, अचेतन दशा है। अभिरुचि है नहीं किसी व्यक्ति को मन, अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं हम सभी लोग, या शिक्षक भर्ती की कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को मनोविज्ञान में इंटरेस्ट आता है, पढ़ना तो सभी पढ़ेगा, क्योंकि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा बिना उसके, तो पढ़ने सभी पढ़ेंगे। किसी को मनोविज्ञान अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो ये रुचि अभिरुचि होगी। अभिवृत्ति यानी अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड कहते हैं, जो आपने का देखने का दृष्टिकोण, नजरिया। कोई मनोविज्ञान को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ाई नहीं जाता। कोई उसको सकारात्मक देखते हैं कि इससे पढ़ने से बाकी सब्जेक्टों की समझ बहुत अच्छी हो जाती, और वाकई हो जाती। नवीन लक्ष्य, जो हमारे लक्ष्य आगे भी हमने बना रखे, अचेतन दशाएं, यानी वह दशाएं जिनका
संबंध हमारे चेतन मन से नहीं रहता। जैसे मैं बताऊं कि हम जब पढ़ते पढ़ते पैर को हिलाते हैं, लाइट पढ़ते पढ़ते गैलरी में इधर चहलकदमी करते हैं, यानी वह दशाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो ये सभी हमारे व्यक्तिगत प्रेरक हैं। अगला है आपका सामाजिक या अर्जित प्रेरक। आत्मगौरव। तो हमने इसको क्या किया, ये हमारा समाज में हमारा मान बढ़ा और हमारे भी अंदर हमें उस चीज की महसूस हुआ। तो वो मान कैसे बढ़ा, हमने क्या किया, अर्जित किया। जैसे है सामुदायिकता। समाज में हम एक पूरे समाज में वासुदेव कुटुंबकम के रूप में रह रहे हैं, पूरे समाज को एक अपना परिवार समझ रहे हैं। आत्म सुरक्षा। तो ये सब चीजें हमारी कैसी है, सामाजिक है। जैसे आत्म प्रदर्शन। जैसे आपका उपलब्धि अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट क्या है, अर्जित बड़ा। प्रतिष्ठा, जितने भी है वो यहां सब आ जाएंगे। प्रतिष्ठा, मान्यता, नवीनता, ये सारे क्या है, सारे हमारे अर्जित किए हुए हैं या हमारे समाज से रिलेटेड हैं, जिससे समाज में हमारा जो सीना है वो मोदी जी की तरह 56 इंच वाला है। ठीक है, तो ये कैसा है, सामाजिक या अर्जित प्रेरक, किसके अकॉर्डिंग, अन्य प्रकार के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे प्रेरकों के प्रकार हुए। आगे नेक्स्ट लिखो आप, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार। अब सामान्यतः अभिप्रेरणा को भी दो प्रकार से, दो भागों में बांटा गया। सामान्यतः दो भागों में या दो प्रकार बताए गए। हमारी अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए गए। ठीक है, दो प्रकार बताए। पहला है सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा या इसे कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, आंतरिक और बाह्य। अब देखो आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं, बाह्य प्रेरणा क्या होती है, बाह्य प्रेरणा किसे कहते हैं। यानी आंतरिक प्रेरणा का अर्थ है कि इसमें व्यक्ति के आंतरिक गुण, आंतरिक जितने भी आंतरिक, जैसे आंतरिक दशाएं जिसमें जो हमारी आनुवंशिकता पर आधारित है। तो आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा वह कहलाती है जिसमें हमारे 14 मूल प्रवृत्ति, हमने पढ़ा था कि मैकडॉल के 14 पैक याद है अपने को। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दी। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है, एक संवेग। तो हमारे संवेग, हमारी इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति, हमारी वो संकल्प शक्ति, जो हमने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे रीट क्वालिफाई करके टीचर बनना ही है। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सारी हमारी कैसी है, ये सकारात्मक है। ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी वह अभिप्रेरणा जिसमें व्यक्ति कार्य अपने स्वयं की इच्छा से करता है, उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। आपने देखा होगा, हम एक कहावत है मारवाड़ी में कि लगाने से कुत्ता शिकार नहीं करता है। अब कुत्ते को आप लगाओगे किसी शिकार के पीछे के तू साथ भागोगे, भाग नहीं। जब तक उसके अंदर आंतरिक इच्छा नहीं होगी तब तक वो शिकार नहीं कर पाएगा। तो इसे कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक। इसमें क्या शामिल है, यानी व्यक्ति क्या कहलाती है, व्यक्ति कार्य स्वयं की इच्छा से करे, स्वयं की इच्छा से करता है, उसे क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, क्या शामिल है, इसमें 14 मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति के पीछे मैंने बता दिया कि 14 ही क्या होते हैं, संवेग प्लस क्या है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति,
आपका विल पावर कितना है, प्लस क्या है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति, प्लस व्यक्ति की क्या है, दृढ़ निश्चय शक्ति। तो ये सारी मिलकर हमारी क्या कहलाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, जो व्यक्ति की आंतरिक क्रियाएं होती है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां बनता है कि निम्न में से कौन सी सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। उसमें दे देंगे 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग, व्यक्ति की इच्छा शक्ति, और अगला दे देंगे मान सम्मान। तो मान सम्मान कैसे मिलता है, मान सम्मान अपन जो चाहेंगे तो मिल जाएगा क्या, नहीं। मान सम्मान जब हम अच्छा करेंगे, जब हमारे ये चीज पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, अचीवमेंट रहेगा, तो मान सम्मान लोग देंगे। कौन देगा, लोग देंगे। लोग देगा तो क्या हो गया, वो बाह्य। बाह्य मतलब हमने क्या किया, आंतरिक प्रेरणा से हमने बाह्य प्रेरणा को अर्जित कर लिया। तो ये था हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। अब है बाह्य या नकारात्मक, यानी बाह्य प्रेरणा उसे कहते हैं कार्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा शक्ति या बाह्य दबाव से। देखो क्या है, उसका अपोजिट हो जाएगा। किसे कहते हैं, इसमें व्यक्ति कार्य स्वयं की इच्छा से न करके बाह्य न करके दूसरे की इच्छा या बाह्य दबाव में आकर करता है, बाह्य दबाव में आकर करता है। तो ये कैसी है, बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि किसी लड़की का रिश्ता हो रखा है, सगाई हो रखी है, और लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और वो फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में उसका सिलेक्शन हो गया। तो उनके घर वालों ने क्या कहा, लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने, वर पक्ष वालों ने कहा कि आपकी लड़की पढ़कर नौकरी लगेगी तो हम रिश्ता रखेंगे, नहीं तो हटा सावन की घटा। अब क्या हुआ, अब जो लड़की पढ़ना नहीं चाहती थी या वो पढ़ाई से टालम टोल करती थी, उस पर दबाव आया। वो अपनी इच्छा से तो पढ़ी नहीं कभी, लेकिन उस पर बाहरी दबाव आया। बाहरी दबाव आया किससे, वर पक्ष से, कि नहीं तो नौकरी छोड़ देगी, सॉरी नहीं तो सगाई छोड़ देगी। तो लड़की ने बाहरी दबाव में आकर रात दिन एक करके मेहनत की, और उन्होंने भी अपना फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं लेकिन सेकंड ग्रेड में शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन करवा लिया। तो वो सिलेक्शन जो करवाया है वो उन्होंने, उसका अर्जित हो गया। लेकिन कैसे अर्जित किया, बाहरी दबाव में आकर। तो वो कहलाता है नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। अब इसमें क्या है, जैसे कौन कौन से शामिल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बता ही दिया, जैसे दंड, मान सम्मान, दंड भी है, मान सम्मान भी है, आपका पुरस्कार भी है, आपका, और प्रतिष्ठा भी है, उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है, आकांक्षा भी है, निंदा भी है, सारे। यानी दंड, मान सम्मान, पुरस्कार, लक्ष्य, आकांक्षा, निंदा, ठीक है, ये सारे हमारे कैसे प्रेरक हैं, बाह्य अभिप्रेरक कह लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम्पल पूछा था इस पर, एग्जाम्पल कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका संबंध किस अभिप्रेरणा से, देखो घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा के प्रकार इससे मैंने बताया, आंतरिक है या बाह्य, आंतरिक है या बाह्य। तो घोड़ा पानी कब पिएगा, घोड़ा पानी जब पिएगा जब उसकी आंतरिक इच्छा, आंतरिक इच्छा शक्ति होगी तभी पानी पिएगा। और मैंने इच्छा शक्ति किसमें आती है, सकारात्मक या आंतरिक, आंतरिक से मैंने जोड़ दिया, आंतरिक नहीं भी लिखूं, इच्छा शक्ति से पिएगा। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा कैसी है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और भी रिपीट हो सकता है,
2-3 बार हो चुका है, तो इसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये हमारे अभिप्रेरणा के प्रकार थे। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेगा। धन्यवाद।